यह केस पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त सुर्खियों में है। एक पत्नी जिसने अपने पति के साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे। एक पति जो एक समय पर देश की सेवा कर चुका था। लेकिन जब यही पति वहशी बन जाए तो इंसानियत भी कांप उठती है। हैदराबाद का कुकर केस, ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। एक एक्स आर्मी मैन जिसने अपनी देश की रक्षा के लिए सालों सेवा दी, वही आज एक शैतान बनकर अपने ही परिवार का विनाश कर दिया। उसने अपनी ही पत्नी को मारकर उसके टुकड़े किए और उसे कुकर में पका दिया ताकि उसे ठिकाने लगा सके। पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। तो आखिर सच क्या है? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो बात पता चली है उसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे, क्योंकि यह केस इतना विचलित कर देने वाला है कि आप इंसानियत पर सवाल उठाने को मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इतना निर्दयी हो सकता है। तो आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे सबसे खतरनाक बना दिया, और लोग इसे अब तक का सबसे भयावह मामला क्यों मान रहे हैं? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। 18 जनवरी 2025, माधवी का कॉल पिछले 2 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा था। माधवी हैदराबाद के मीरपेट इलाके में अपने पति गुरुमूर्ति के साथ रहती थी और वो रोज़ाना अपने माता पिता से बातें किया करती थी। पर पिछले 2 दिनों से उसके माता पिता कॉल कर रहे थे पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। गुरुमूर्ति एक एक्स आर्मी मैन था और वो कभी कभी ही घर पर रहता था। माधवी के माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। माधवी के पेरेंट्स का घर वेंकटपुरम में था, जो कि माधवी के घर से 12 किलोमीटर की दूरी पे था। वो अपने रिश्तेदार और माधवी के पड़ोसियों से अपनी बेटी की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती। अब उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बच गया था कि वे माधवी के घर हैदराबाद खुद जाकर देखें, क्योंकि उनके दामाद मतलब कि गुरुमूर्ति से उनकी बनती नहीं थी। इसलिए वे उनसे बात किए बिना ही 18 जनवरी को हैदराबाद के मीरपेट अपने बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। जब वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं तब उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वे गुरुमूर्ति के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर बाद गुरुमूर्ति दरवाजे पर आया। गुरुमूर्ति एकदम शांत था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर माधवी के माता पिता की आंखों पर चिंता साफ झलक रही थी। वो बिना देर किए गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि माधवी कहाँ है। गुरुमूर्ति एक गहरी सांस लेकर उन्हें बताता है कि माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। ये बात सुनकर माधवी के पेरेंट्स और भी ज़्यादा चिंता में चले गए। वे गुरुमूर्ति को सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे कि वो कहाँ गई, किसके पास गई और तुम्हें बताया क्यों नहीं, और उसने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया। गुरुमूर्ति ने सारा जवाब सर हिलाते हुए ना में दिया। उसने बड़े ही बेगैरत वाली टोन में कहा कि मुझे पता नहीं वो कहाँ गई है, शायद वो अपने दोस्तों के यहाँ गई होगी, वो मुझे कुछ बता के नहीं गई। अब माधवी के माँ गुस्से वाले टोन में उससे पूछती है, अगर वो 2 दिन से गायब है या कहीं चली गई है तो क्या तुम्हें हमें बताना नहीं चाहिए था? और अगर वो लापता है तो क्या तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहिए? तो इस पर गुरुमूर्ति धीरे से बोलता है कि मुझे लगा वो वापस आ जाएगी। अब माधवी के माता पिता को समझ आ गया था कि मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा है नहीं। 18 जनवरी 2025 के दोपहर को माधवी के माता पिता हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वहां के अधिकारियों को बताया कि उनकी बेटी पिछले 2 दिनों से गायब है। ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ गई है। उसके पति गुरुमूर्ति को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं है। पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा और उन्हें ये आश्वासन दिया कि आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। हालांकि शुरू में पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आम घरेलू झगड़े वाला केस है। पर पुलिस को क्या पता था कि जिस केस को वो आम घरेलू झगड़े कहकर नज़रअंदाज कर रहे थे वो कुछ और ही था। पुलिस ने माधवी के माता पिता के कहने पर गुरुमूर्ति से पूछताछ की। उन्होंने उससे नॉर्मल सवाल जवाब किए, जैसे कि आपने आखिरी बार माधवी को कहाँ देखा था। गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी की सुबह माधवी से बहस हुई थी
और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने फिर से पूछा, क्या वो अपने साथ कोई सामान या कपड़े ले गई? तो गुरुमूर्ति ने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं लिया, बस चली गई। पुलिस ने माधवी के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछा, पर किसी ने भी 16 जनवरी को घर से बाहर निकलते हुए उसे नहीं देखा था। माधवी के माता पिता के अनुसार गुरुमूर्ति ने किसी को भी माधवी के लापता होने की खबर नहीं दी थी, जब तक कि उन्होंने खुद जाकर उसे नहीं पूछा था। जब यह बात पुलिस को पता चली तो उन्हें गुरुमूर्ति पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि कुछ तो बात है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसलिए पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर और उसके आसपास के इलाकों का सीसीटीवी फुटेज खंगालना स्टार्ट किया। जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात दिखी। 16 जनवरी को माधवी घर के अंदर जाती दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर जाती नहीं दिखी। ये एक बहुत बड़ा सुराग था जो पुलिस को सोचने पे मजबूर कर दिया था। अगर घर से माधवी कहीं गई नहीं है तो फिर वो गायब कहाँ होगी? पर पुलिस को एक और सुराग अभी हाथ लगना बाकी था, जिससे ये पता चल जाता कि माधवी के साथ क्या हुआ था। 18 जनवरी की रात जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी, तब गुरुमूर्ति का चाचा अचानक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसके चेहरे में घबराहट साफ दिख रही थी और उसके आंखों में एक अजीब सा डर था। वो घबराते हुए हड़बड़ा के बोलता है कि अब आपकी जांच का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब माधवी कभी नहीं मिलेगी। गुरुमूर्ति ने आज मुझसे खुद कहा है कि पुलिस को माधवी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने माधवी को मारकर उसे ठिकाने लगा दिया है, और उसे ऐसी जगह ठिकाने लगा दिया है कि उसे कभी और कोई भी नहीं ढूंढ सकता। ये सुनकर पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि गुरुमूर्ति तो कह रहा था कि माधवी तो गुस्से में घर छोड़कर चली गई है, और अब उसके चाचा ये बोल रहे हैं। वैसे चाचा को गुरुमूर्ति ने इतना ही बताया था, पर उसने उसे कैसे मारा और कैसे ठिकाने लगाया ये सब नहीं बताया था। तो चाचा ने डर के मारे पुलिस को ये बातें बोल दी, क्योंकि उसको भी पता था कि जब भी सच सामने आता तो वो भी उस मर्डर में उतना ही जिम्मेदार कहलाता जितना कि गुरुमूर्ति, वो भी सच छुपाने के जुर्म में। अब इसके बाद गुरुमूर्ति से पूछताछ की जाती है। शुरू में तो गुरुमूर्ति अपने बयान पर अटका हुआ था, पर जब उसे पता चलता है कि चाचा ने सारी बातें पुलिस को बता दी, तो वो पुलिस के सामने एक्सेप्ट करते हुए एक कहानी सुनाता है, जो कि मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उसने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार की थी। साल था 2005। गुरुमूर्ति ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। उसके मन में देश सेवा का जज्बा था। उसने पूरे समर्पण के साथ देश का सेवा किया। पर 2015 में उसके घर के हालात बदल गए थे। परिवार के तनाव और बच्चों की देखभाल करने के लिए उसने सेना छोड़ने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद उसे आर्थिक तंगी सताने लगी। वो घर का पेट भरने के लिए छोटी मोटी नौकरी करने लगा, पर उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत थी। इसी चाहत के कारण उसने DRDO में अप्लाई किया, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसका सिलेक्शन वहाँ भी हो गया। फिर एक स्टेबल जॉब लेने के बाद उसने माधवी से शादी कर ली, इसी चाहत में कि उसकी आगे की ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। और ऐसा हुआ भी। शादी के कुछ साल उनकी ज़िंदगी बड़ी ही सुकून से बीता। उनके 2 बच्चे भी हुए, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगी। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े विवादों का रूप लेने लगी। समस्याएं सिर्फ उनके बीच ही नहीं थी, बल्कि अब विवाद उन दोनों के परिवारों के बीच भी होने लगी। गुरुमूर्ति का अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो ना तो उन्हें कॉल करता था और ना ही माधवी को वहाँ जाने देता था। अब 14 जनवरी 2025 को पोंगल का त्यौहार था और माधवी मायके जाना चाहती थी। उसका कहना था कि उसके मायके में पोंगल का त्यौहार बड़ी ही खास तरीके से मनाया जाता है। माधवी के मायके जाने के सख्त खिलाफ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माधवी अपनी माँ से मिले। गुरुमूर्ति ने माधवी को रोकने की कोशिश की, पर माधवी अपने जिद पर अड़ी रही। माधवी बोलती है कि मैं पोंगल मायके में ही मनाती हूँ और इस साल भी वही मनाऊंगी। गुरुमूर्ति माधवी की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। तब माधवी बोलती है कि बच्चों को मौसी घर भेज देते हैं, तुम तो मुझे नहीं जाने दे रहे हो, पर कम से कम बच्चों को तो पोंगल अच्छे से मनाने दो। इस बात पर गुरुमूर्ति मान जाता है और वे दोनों बच्चों को
उनकी मौसी के यहाँ छोड़ने चले जाते हैं और वहाँ एक रात ठहरते भी हैं। अब 16 जनवरी को वे बच्चों को वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं, पर आते ही उनके बीच में फिर से बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात अब हाथापाई पर आ गई थी। गुस्से में गुरुमूर्ति ने माधवी को धक्का दिया और वो दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सर फट गया और वो वहीं दम तोड़ दी। गुरुमूर्ति को यह देखकर समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि ये एक हादसा की तरह था। अब गुरुमूर्ति सोचने लगा कि वो पुलिस से कैसे बचे। फिर उसने एक भयानक तरकीब लगाई। गुरुमूर्ति सबसे पहले तो माधवी की बॉडी को घसीटकर बाथरूम ले गया और उसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वो उस बॉडी पार्ट्स को प्रेशर कुकर में 72 घंटे तक पकाता रहा, ताकि वो इतना गल जाए कि उसे फ्लश कर सके। पर यह भी कुछ हद तक संभव था, क्योंकि हर पार्ट्स को गलाना संभव नहीं था। इसलिए वो घर में पड़े ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करता है और फिर उसे फ्लश कर देता है। वो बड़े बड़े हड्डियों को भी बर्नर से जलाकर उसे ग्राइंड कर उसे भी फ्लश कर देता है। इतना सब करने के बावजूद भी कुछ हिस्सा बच जाता है, जिसे वो अपने पास की ही झील में जाकर फेंक आता है। उसके बाद वो घर आकर अपने बाथरूम और अपने घर को अच्छे से क्लीन करता है। ये कहानी जो गुरुमूर्ति ने पुलिस को सुनाई थी, ये भी पूरी तरह से सच नहीं थी और पुलिस को भी उसके बयान के अनुसार कोई भी सबूत नहीं मिल रही थी जिसे वो कोर्ट में पेश कर सके। और अगर कोर्ट पर यह साबित नहीं हुआ तो गुरुमूर्ति बच जाएगा। इसलिए पुलिस फिर से गुरुमूर्ति के घर छानबीन करना शुरू कर देती है, पर अभी भी पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगता। गुरुमूर्ति का घर इतना क्लीन था मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उधर एक टीम गोताखोरों के साथ झील में भी तलाशी लेने लग जाती है, पर वहाँ भी उन्हें कोई खास एविडेंस नहीं मिल रहे थे और बिना सबूत के पुलिस गुरुमूर्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। वो बस उसे पूछताछ कर सकती थी। फिर 28 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा मिला जो काफ़ी था गुरुमूर्ति को सज़ा दिलवाने के लिए। दरअसल 28 जनवरी को गोताखोरों की टीम को एक छोटा सा अंश मिलता है जो दिखने से लग ही नहीं रहा था कि ये कोई बॉडी का पार्ट्स हो, पर फिर भी वे इसे लैब भेज देते हैं ताकि वो क्या है ये पता चल सके। अब उस छोटे से अंश का डीएनए सैंपल लिया जाता है और इत्तेफाक से वो माधवी के माता पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो जाती है। अब पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो गया कि गुरुमूर्ति की झील वाली कहानी सच्ची थी। अब पुलिस फोरेंसिक की टीम गुरुमूर्ति के घर भेजती है उसके बाथरूम को चेक करने के लिए। फोरेंसिक की टीम वहाँ लुमिनॉल स्प्रे करती है तो उन्हें बाथरूम में खून के बहुत ही छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। गुरुमूर्ति ने बाथरूम को इतने अच्छे से साफ किया था कि नेकेड आई से कुछ भी विजिबल नहीं था। अब ये सबूत काफ़ी था गुरुमूर्ति को हिरासत में लेने के लिए। अब वे गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर सकते थे। वे गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं तो इस बार गुरुमूर्ति का बयान कुछ और आता है। वो पुलिस को बताता है कि उसका अपनी पत्नी को मारना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। वो इसकी प्लानिंग पहले से कर चुका था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को मौसी के घर छोड़ने गया था। पहले उसने झूठ कहा था कि ऐसा करने को उसकी पत्नी ने कहा था, पर वो खुद उसे लेकर मौसी के यहाँ गया और वहाँ एक रात बिताई और साजिश के तहत अगले दिन सिर्फ वे दोनों ही घर वापस आए। वो जानबूझकर झगड़ा करने लगा ताकि वो मौका का फ़ायदा उठा सके और उसने किया भी वही। वो उसके गला को पकड़कर उसके सर को दीवार में जोर से मारा और जब माधवी बेहोश हो गई तब उसे गला दबाकर माधवी को हमेशा के लिए सुला दिया। बाद में उसने जैसा बताया था वैसा ही किया, पर फ़र्क इतना था कि वो कुकर की जगह बाल्टी और एमिशन रोड का इस्तेमाल किया बॉडी को गलाने के लिए, क्योंकि बाल्टी में लंबे समय तक रोड से पानी को उबालते रहने के लिए छोड़ा जा सकता था और उसमें कुकर के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और हेवी चीज़ डाली जा सकती थी। पुलिस जब उसको अपनी बीवी को मारने का कारण पूछती है तो वो बताता है उसकी बीवी का अपने मायके वालों से बात करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो मायके जाने का जिद कर रही थी। गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलने की उम्मीद है, लेकिन सवाल उठता है क्या पारिवारिक झगड़े इस हद तक जा सकते हैं?
कैसे एक इंसान इतना बेरहम हो सकता है? क्या कानून ऐसे लोगों के लिए और सख्त होना चाहिए? आपका क्या कहना है इस खौफनाक केस के बारे में? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी और भी सच्ची और रहस्यमय क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।